इतिहास के इन प्रश्नों की श्रृंखला में अगला प्रश्न है, जमींदारों को वसूल किए जाने वाले लगान में से कितना भाग सरकारी खजाने में जमा करवाना पड़ता था? तो जमींदारों को किसानों से वसूल किए गए लगान में से 10/11वां भाग कंपनी सरकार को देना होता था। 273वां प्रश्न है, ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई फर्मिंगर रिपोर्ट किस नाम से जानी जाती थी? तो ये रिपोर्ट नाम से जानी जाती थी 5वीं रिपोर्ट के। अगला प्रश्न है, बंगाल में बटाईदार को क्या कहा जाता था? तो बर्गादार कहा जाता था या अधियार कहा जाता था। 275वां प्रश्न है हमारा, राष्ट्रों की संपत्ति पुस्तक में किस प्रकार के व्यापार का विरोध किया गया? तो इसमें व्यापारिक एकाधिकार का विरोध किया गया, मतलब कि जो ट्रेड के क्षेत्र पर जो मोनोपोली हो जाती है उसका विरोध किया गया राष्ट्रों की संपत्ति नामक पुस्तक में। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन से लौटे कंपनी के कर्मचारियों की क्या कहकर खिल्ली उड़ाई जाती थी? उनको क्या कहते थे? नवाब कहकर। जो भी मतलब ब्रिटेन से कंपनी के कर्मचारी लौटते थे उनको नवाब कहकर खिल्ली, उनका मजाक उड़ाया जाता था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कौन सा एक्ट पास किया गया था? तो इस एक्ट का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट, जिसको पारित किया गया था 1773 में। अब देखते हैं अगला प्रश्न, इलाहाबाद की संधि कब की गई थी? तो इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 को की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, रैयत शब्द से आपका क्या अभिप्राय है? तो रैयत शब्द किसान के लिए प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, पहाड़िया लोगों के जीविकापार्जन के साधन क्या थे? मतलब उनके जो जीवन यापन के साधन थे वो क्या थे? तो उनके साधन थे झूम की खेती, जंगल के उत्पाद व शिकार। पहाड़िया लोगों के जीविकापार्जन के साधन थे, मतलब उनके जीवन यापन के साधन थे ये। झूम की खेती जो पहाड़ों पर पहाड़ काट कर या फिर पहाड़ों को एक तरीके से बनाकर की जाती थी। जंगल के जो भी मतलब वहाँ पर उत्पाद मिलते थे, वहाँ से जंगल से प्राप्त होते थे, उनसे उनका जीवन यापन चलता था और वे शिकार करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं 281वां, चार्टर एक्ट पास करने का क्या उद्देश्य था? तो चार्टर एक्ट के माध्यम से कंपनी को बाध्य किया गया कि वह भारत में अपने राजस्व, प्रशासन इत्यादि के संबंध में नियमित रूप से ब्रिटिश सरकार को सूचना प्रदान करे। मतलब एक तरीके से जो चार्टर एक्ट पास किया गया था उसका उद्देश्य यही था कि भारत में जो कंपनी को बाध्य किया गया था इसमें वह अपने राजस्व यानी टैक्स या फिर अपने जो भी रिवेन्यूज होते हैं उनके बारे में जानकारी दे सरकार को। अगला प्रश्न है, पहाड़िया लोगों की खेती का क्या तरीका था? तो हमने अभी भी देखा कि झूम की खेती करते थे। अगला प्रश्न है, कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ी गई जमीन का पहाड़िया लोग किस रूप में उपयोग करते थे? तो ये पशु चराने के लिए उपयोग करते थे। अब देखते हैं पहाड़िया लोगों की जीवन शैली का क्या प्रतीक था? कुदाल एक तरीके से जो हंसिया टाइप का छोटा सा होता है लेकिन हंसिया से अलग होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, दामिन ई को किसे कहा गया था? दामिन ई को उस विस्तृत भाग या भूभाग को कहा गया था जो कंपनी सरकार द्वारा संथालों को दिया गया था। संथाल एक प्रकार से जो जनजाति थी उनको दिया गया था, आदिवासी जनजाति जिसे कहते हैं वो। कंपनी सरकार का संथालों के साथ क्या अनुबंध हुआ था? तो कंपनी सरकार ने संथाल कृषकों के साथ अनुबंध किया कि उन्हें पहले दशक के अंदर प्राप्त भूमि के कम से कम 10वें भाग को कृषि योग्य बनाकर खेती करनी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, संथाल लोग दीकू किसे कहते थे? तो दीकू किसे कहते थे? सरकारी अधिकारियों, जमींदारों व साहूकारों को संथाल दीकू या बाहरी लोग कहते थे। संथाल विद्रोह का मुख्य नेता कौन था? तो सिद्धू मांझी था। सीधो जिसे कहते हैं, सीधो ने स्वयं को क्या बताया था? तो सीधो ने स्वयं को दैवीय पुरुष और संथालों के भगवान यानी ठाकुर का अवतार घोषित किया था। सीधो की हत्या कब हुई? तो 1855 में सीधो को पकड़कर मार दिया गया था। दक्कन क्षेत्र किसे कहा गया था? तो बंबई और महाराष्ट्र के क्षेत्र को दक्कन का क्षेत्र कहा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, साहूकार किसे कहा गया? साहूकार उसे कहा गया जो महाजन और व्यापारी दोनों को यानी धन उधार भी देता हो और व्यापार भी करता हो, वह साहूकार कहलाता था। अगला प्रश्न है, दक्कन को अंग्रेजी राज क्षेत्र में कब मिलाया गया था? तो 1818 ईस्वी में पेशवा को हराकर दक्कन और अंग्रेजी राज में मिला लिया गया दक्कन को। अब देखते हैं अगला प्रश्न, रैयतवाड़ी राजस्व व्यवस्था या प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका जन्मदाता माना जाता है थॉमस मुनरो को। अगला प्रश्न देखते हैं, रैयतवाड़ी प्रणाली किन प्रांतों में लागू की गई थी? तो ये थी मद्रास प्रेसिडेंसी में। अगला प्रश्न देखते हैं, रैयतवाड़ी प्रणाली में बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो इसमें सीधा किसानों या रैयत से ही बंदोबस्त किया गया था। जो रैयतवाड़ी प्रणाली थी इसमें सीधा किसानों से संबंध बनाया गया था। रैयतवाड़ी प्रणाली में भूमि का मालिक किसे माना गया था? तो किसानों को कानूनी तौर पर भूमि का मालिक मान लिया गया था जिस पर वह खेती कर रहा था। अब अगला देखते हैं, रैयतवाड़ी बंदोबस्त कितने समय के लिए किया गया था? तो 30 वर्षों के लिए किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बंबई दक्कन में रैयतवाड़ी बंदोबस्त कब शुरू हुआ था? तो 1818 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था बंबई और दक्कन के क्षेत्र में हुआ था।
दक्कन में भयंकर अकाल कब पड़ा था? तो 1832 और 34 में दक्कन में भयंकर अकाल पड़ा था, 1832 से 34 तक में। अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिका में गृह युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1861 में शुरू हुआ था, जो उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका के बीच था। अमेरिका का गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो 1865 में समाप्त हो गया था ये। और अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार ने परिसीमन कब बनाया था? तो 1859 में सरकार ने परिसीमन कानून बनाया था। परिसीमन कानून का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था ब्याज से संचित होना रोकना। अगला प्रश्न, परिसीमन कानून के अनुसार ऋण पत्रों को कितने समय के लिए मान्य माना गया था? परिसीमन कानून के अनुसार किसान व ऋणदाता के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र 3 वर्ष के लिए मान्य माना गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्कन दंगा आयोग ने ब्रिटिश संसद में अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी 1878 ईस्वी में, जिसे दक्कन दंगा रिपोर्ट के नाम से प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली में विद्रोहियों को किसने रोकने का प्रयास किया था? तो कर्नल रिपले नामक जो व्यक्ति थे, उन्होंने रोकने का प्रयास किया था। बहादुर शाह जफर ने देश के हिंदुओं व मुसलमानों से क्या अपील की थी? बहादुर शाह जफर ने सारे देश के हिंदुओं व मुसलमानों को देश व धर्म के लिए लड़ने का आह्वान किया था। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहेब ने किया था। अगला प्रश्न है, नाना साहेब को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो धोंधू पंत के नाम से जाना जाता था। बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह व कुछ अन्य स्थानीय जमींदारों ने बिहार में विद्रोह का नेतृत्व संभाला था। ग्वालियर व झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ग्वालियर और झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने किया था। ये बात हो रही थी 1857 के महान स्वाधीनता संग्राम के बाद।